इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो 20 अगस्त को 100 इंडेक्स 42,425 पॉइंट्स पर था, लेकिन आज 15 अक्टूबर को इंडेक्स 36,767 पॉइंट्स पर है। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडेक्स में 5,658 पॉइंट्स की कमी हुई है। इस दौरान बैरूनी सरमायाकारों ने 11 करोड़ 56 लाख डॉलर्स के शेयर्स फरोख्त किए। डॉलर रेट की बात की जाए तो 20 अगस्त को डॉलर 124 रुपए का था और आज डॉलर 133.5 रुपए का है। इस दौरानिये में डॉलर के रेट में 9.50 रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान महंगाई की शरह 5.84% से बढ़कर 8% हो गई। शरह सूद भी 7.5 से बढ़कर 8.5% हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए की कमी तो देखी गई, लेकिन सीएनजी की कीमत में फी किलो 23 रुपए का इजाफा हुआ और इस तरह अब सीएनजी 104 रुपए की मिल रही है। खाम तेल की कीमतें 20 अगस्त को $72 फी बैरल पर थी, जबकि आज $80 फी बैरल की हो गई। इस दौरानिये में खाम तेल की फी बैरल कीमतों में 8.52 ज़र मुबादले के ज़खायर की बात की जाए तो वो 10.35 अरब डॉलर से कम होकर 8.3 अरब डॉलर रह गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, आज से करीब 50 रोज कबल जब तब्दीली के सूरज ने सियासी उफक पर किरणें बिखेरी तो दिल में उम्मीद की कई कौंपलें फूटी थी। एक यकीन था कप्तान पर, उनकी चुनी हुई टीम पर, लेकिन जब कप्तान ने ग्राउंड संभाला तो खिलाड़ियों की चाल से कुछ हाल डगमगाए। एतमाद को ठेस लगी जब IMF से रुजू करने का ऐलान हुआ। खदशात के बादल छाए, दिल में हजार डर और वसवसे जगे। खजाने की कुंजी रखने वाले ने जब नक्शा खींचा तो कुछ जान में जान आए। जाते हैं कि पाकिस्तान की जो बरामदात है, पाकिस्तान में जो बैनुल अक़वामी सरमायाकारी होती है, जो तरसीलात आती हैं पाकिस्तान में, वो नाकाफ़ी हैं उस पैसे को पूरा करने के लिए जो पाकिस्तान की दरामदात हैं और जो मैंने पुराने कर्जे लिए हैं उसको वापस करने के लिए। इस साल इन दोनों का फ़र्क, इस वक्त जिस साल में हम खड़े हुए, वो 27 अरब डॉलर का फ़र्क है। 18 बिलियन डॉलर का खसारा, जारी खसारा, 9 अरब डॉलर के कर्जे वापस कर, 27 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। तो आप इधर से निकलेंगे कैसे? इधर से निकलने का, ये मेरी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जो मीटिंग हुई उससे भी मैंने यही सवाल पूछा और मैं हर पाकिस्तानी से, मुझे अगर कोई ये तरीका बता दे कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर और पाकिस्तान में जो तरसीलात आती हैं वो बढ़ाए बगैर और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाए बगैर कोई तरीका अगर है, अगर किसी ने किसी गिदड़ सिंह ईजाद की है तो मुझे बता दो। तो आपने गिदड़ सिंह ईजाद करके हमें बतानी है, वो भी मैंने अगर आपको करके दिखाएंगे सर, हम करके। मैं कह रहा हूं इसके अलावा ये जो 3 चीजें हैं जिससे मेरे ख्याल में ये मसला हमेशा कितनी आपकी, आप टैक्स पे नहीं जाए, अभी आप इधर ही रहें, क्योंकि असल मसला जो बार बार आप जाते, क्यों आपका इंटरनल में टैक्स का क्यों नहीं मसला कह रहा? मैं कह रहा हूं कि यार बहुत जरूरत पड़ी ना, नोट छाप लेते। पिछले साल मिफ्ता इस्माइल साहब ने 1200 अरब रुपए के नोट छापे। अच्छी चीज नहीं है, लेकिन गुजारा तो उन्होंने कर लिया ना। लेकिन डॉलर आप नहीं छाप सकते, जिस वजह से आप बार बार कशकोल लेके दुनिया के सामने फिरते हैं, जो मैं भी इस वक्त कशकोल लेके फिर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, इसको कशकोल लेके फिर रहा हूं ना। लेकिन आज वजीर खजाना ने सिर्फ IMF से रुजू करने की वजह नहीं बतलाई, बल्कि उससे निकलने की राह भी दिखाई है। एक उम्मीद फिर कौम के दिल में जगा दी। जो 5 बड़ी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, हमने उसकी गैस की कीमत कम कर दी। कल हमारा बिजली का फैसला होगा, इंशाल्लाह ताला इन 5 इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, इनकी बिजली की कीमत कम करेंगे। मैंने टैक्स जो दिया, सप्लीमेंट्री बिल दिया, जो खाम माल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस्तेमाल करती थी उस पर टैक्स कम कर दिया। मेरी अगर 5 से 10 अरब डॉलर के दरमियान में एक्सपोर्ट बढ़ा देता हूं अगले 1-2 साल के अंदर, और साथ ही मैं ये 10 अरब डॉलर की जो स्मगलिंग है इसको मैं 5 अरब डॉलर पे भी ले आता हूं, तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाता हूं ना। फिर मैं कर्ज के ऊपर नहीं दारोमदार कर रहा। निकलेंगे तो जरूर, लेकिन जिन्होंने आज इस हाल तक पहुंचाया इस मुल्क को, इस मईशत को, उनको लगाम डालना भी जरूरी है। और हमारे कप्तान के खिलाड़ी इस पॉइंट पर भी फील्ड लगा चुके हैं। कानून तैयार है, बस कप्तान की मंजूरी दरकार है। अल्लाह ताला करे कि कभी बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन क्रैकडाउन तो शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा था, कानून पूरे तमाम कानून हमने देखे, सारी एजेंसीज को बताया, वो कानून तैयार हो चुका है इस वक्त मेरा। कल मैं प्राइम मिनिस्टर को पूरा कंसोलिडेटेड जो रिवाइज हमें कानून में चेंजेस करनी है वो दे दूंगा। मुल्क की गिरती मईशत को क्या असद उमर वजीर खजाना संभाल पाएंगे, और क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत दुरुस्त सिमत पर चल पड़ी है, इस वक्त वो सही डगर पे हैं या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत के तर्जुमान बराए मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम, और उनके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार
आदिल नजम साहब। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, बोस्टन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम आपकी तरफ हम चलेंगे। 20 अगस्त को 2018, आज प्रिसाइसली जो 40-42 दिन, लगभग 50 दिन गुजरे हैं, किस तरह की मईशत पाकिस्तान की जो है वो एक टेक ओवर की इमरान खान ने। मईशत जो है वो दलदल में फंसी हुई है बैरूनी कर्जों के हवाले से। आप पाकिस्तान की मईशत का एक एरियल व्यू क्या ले रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में ये सच्ची बात ये है कि जो मईशत उन्होंने उनके हिस्से में आई वो तकरीबन वैसी मईशत थी जो पिछली हुकूमत के हिस्से में आई, जो तकरीबन वैसी ही मईशत थी जो उससे पहले हुकूमत के में आई। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये 5 साल की या 10 साल की कहानी नहीं है, ये 70 साल की कहानी है। और ये कहानी ये है कि जो असद उमर अभी फरमा रहे थे क्लिप में, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अनलेस आप अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाते, जो फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट है उसके सिर्फ 2-4 तरीके हैं। या आप इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, वो हम इसलिए नहीं कर सकते कि तेल पे हमारी डिपेंडेंस है, तेल हमारे पास है नहीं, बाहर से लेना होता है। कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। या आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो असली चीज ये है कि यकीनन आपने अगर फिंगर पॉइंटिंग करनी है, करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल इशू ये है कि अगर मईशत जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये सिर्फ जो है ये एक सर्कुलर किस्म की कॉन्वर्सेशन होगी जो हर हुकूमत जब आती है तो वो यही बात करती है, और जाने के बाद दूसरी हुकूमत जो आती है वो उसको फिर से यही बात करनी होती है। तो असली सवाल ये है कि क्या हम इस बार कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम जो फंडामेंटल शिफ्ट है उसकी तरफ जा सकें। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि ज़ाहिर है कि इस वक्त डॉलर इन्फ्लोज जो है एक्सटर्नल साइड पर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में जा रहा है और कुछ खबरें इस वक्त सामने आई हैं कि IMF प्रोग्राम में अगर जाता है तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो जून 2019 तक जो है वो 14% के करीब, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% के करीब, ये सब डबल में हम चले जाएंगे। तो ऐसे में जब इंतहाई मुश्किल कड़ा वक्त होगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होंगी, डॉलर्स इनफ्लो कॉम्पिटिटिव होगा, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी इन हालात में कि जब हम जाएंगे IMF में और एक टाइट मॉनेटरी और टाइट फिस्कल प्लान की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, यकीन देखें, जब मुश्किलात आती है तो एक आधी नहीं आती, फिर जो है बारिश की बारिश आती है। और ये इस अगेन हमें अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए। एक सच्ची बात हमें आपस में फैसला कर लेना चाहिए कि जो मुश्किलात आएंगी वो IMF की वजह से नहीं आएंगी, वो हमारी अपनी वजह से आएंगी, वो हमारी कोताहियों की वजह से आएंगी। कोताहियां ना होती तो हमें ना जाना पड़ता। अब जब आप जाएंगे कशकोल लेके तो अगला कहेगा कि यार वो काम करो जिससे मुझे मेरे पैसे वापस मिल सके। अगर इस सख्त मौके पे जब हमने कड़वी दवाई पीनी ही है, नाक बंद करनी है और उसको उगल लेना है, जैसे हम पहले 1, 2, 16 बार नहीं 21 बार हम इससे पहले IMF की अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। ये जो है 22वीं होगी जी, 19वां प्रोग्राम होगा, 22वीं अरेंजमेंट होगी। 1950 जब हम मेंबर बने थे, और ये कसूर हमेशा हमारा अपना है। अगर आपने कड़वी दवाई पीनी ही है तो लेट अस मेक द फंडामेंटल चेंजेस जो हमारी इकोनॉमी में है। तो इसका क्विक फिक्स कोई नहीं, बेल्ट टाइट कर लें, सीट बेल्ट बांध लें और दुआ भी करें, लेकिन उसके साथ काम भी करें, लेकिन फंडामेंटल शिफ्ट जो है। डॉक्टर साहब जरा रखते हैं इसी सवाल को डॉक्टर फर्रुख सलीम, जो कि तर्जुमान है, हुकूमती तर्जुमान है इस वक्त इकोनॉमिक अफेयर्स के, मौशी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप ये देख रहे हैं कि IMF आपके सामने, ज़ाहिर है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वही है। एक टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी साइड को हम अगर लेकर चलेंगे तो कहां से स्पेस मिलेगी? खान साहब के जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जो करने हैं, 1 मिलियन जॉब क्रिएशन है, 5 मिलियन घरों की तामीर है, इतनी फिस्कल स्पेस में कैसे निकाल पाएंगे आप लोग? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, मुश्किलात बेतहाशा होंगी, लेकिन मुश्किलात को मैं समझ रहा हूँ कि उसका शोर बहुत ज़्यादा मचाया जा रहा है। अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान है उसकी मईशत जो डॉलर के ज़खायर की वजह से, डॉलर की ज़खायर की जो कमी है वो तकरीबन 12 अरब डॉलर का गैप बताया जा रहा है। और 12 अरब डॉलर का गैप, जबकि हमारी मईशत का साइज जो है वो 300 अरब डॉलर का है। तो 300 अरब डॉलर में 12 बिलियन डॉलर का गैप
पूरा कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मैं नहीं समझता हूं कि किसी किस्म का पैनिक हुआ है पाकिस्तान में। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ही संगीन किस्म के कोई हालात पाकिस्तान में आ गए हैं या आने वाले हैं। ये जरूर है कि हुकूमत को किसी न किसी किस्म का एक ग्रोथ ड्राइवर, जो कि पिछले 20, 25, 30 सालों से मैं देख रहा हूं कि ग्रोथ ड्राइवर की कमी है। कोई एक माइशत का ऐसा सेक्टर सामने नहीं आ रहा जो कि अपने जोर पे, अपने बलबूते पे बाकी बेतहाशा इकोनॉमिक सेक्टर्स को लेके आगे बढ़े। अभी तक जो प्लानिंग वजारत खजाना की तरफ से आई है, मैं समझता हूँ कि बड़ी ठोस किस्म की प्लानिंग है और वो अगले कुछ ही महीनों में हमें सामने बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आने लगेगी। एक तो फोकस है एक्सपोर्ट्स के ऊपर और उसकी निशानदेही इसलिए की गई है क्योंकि कमी आ रही है डॉलर के ज़खायर के हवाले से, क्योंकि तारीख में कभी भी हमने 61 अरब डॉलर की इंपोर्ट नहीं की और 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रह गई, तो 38 अरब डॉलर का तजारती खसारा जो है वो पहले कभी पाकिस्तान की 71 साल माशी तारीख में नहीं आया। तो इसलिए फोकस यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हो रहा है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके इंसेंटिव्स के ऊपर हो रहा है। और पिछले 2 या 3 हफ्ते में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो 2/3 एक्सपोर्ट करती है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है, उनकी जो नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, उनसे बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है, वजीर आजम साहब की बातचीत हुई है और वहाँ कहना यह है कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होंगे बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, वो एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर उनका बोझ नहीं डाला जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं डॉक्टर आदिल नजम साहब की तरफ चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए मसला जो है वो डॉलर्स इनफ्लो का है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। लेकिन जब आप IMF प्रोग्राम में अंदर जाएंगे और डॉक्टर फर्रुख सलीम ने कहा कि 10-12 अरब डॉलर की अरेंजमेंट इतना बड़ा मसला नहीं है, तो फिर अगर मसला नहीं है तो फिर इतने अरसे से हम कर नहीं पा रहे। यहां पे एक ये सवाल बनता है। नंबर 2 कि अगर आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो जाहिर है कि IMF प्रोग्राम कहता है अपने आप को फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, टाइट फिस्कल पॉलिसी के हवाले से, तो ऐसे में वो ग्रोथ मोमेंटम हम कहां से निकाल के लेकर आएंगे जब हम अपनी सब्सिडीज को खत्म करेंगे? तो ये सिचुएशन क्या वाकई इतनी आसान होगी कि 10-12 अरब डॉलर हमने अरेंज कर लिया और उसके बाद हम सेट हो गए? प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, तो नहीं होगी, आसान नहीं होगी और आसान कभी भी नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये कोशिश करें कि जो पहले गलतियां की हैं वो ना करें। इसमें से एक गलती ये है कि जब आपने IMF के बाद चले गए, आपने ये डिसिप्लिन ले भी लिया तो उस डिसिप्लिन का आपने फायदा नहीं उठाया, फिर उन्हीं आदतों पे आप चले गए। तो एक तो अगर वो डिसिप्लिन जब हम लाते हैं तो लेट अस मेंटेन दैट। दूसरी चीज मेरे ख्याल में जो सबसे अहम होगी, आसान बिल्कुल नहीं होगा लेकिन अहम होगी और ये मुश्किल होगी, सियासी तौर पे मुश्किल होगी, वो एक नॉट ओनली फिस्कल डिसिप्लिन लाना, नॉट ओनली मॉनेटरी डिसिप्लिन लाना, लेकिन पॉलिटिकल डिसिप्लिन लाना। पॉलिटिकल डिसिप्लिन से मेरी मुराद ये है कि प्रायोरिटाइज करना। आप सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आपके पास ये मुआशी मसाइल हों तो फिर आप कहते हैं अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। और इस वक्त मेरे ख्याल में सवाल ये होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से हो और ये जो डिसिप्लिन है इससे, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट से हो। तो अगर आपने अब सोचना ये है कि मैंने वो 5 जितने घर बनाने हैं वो भी बनाने हैं लेकिन मैंने एक्सपोर्ट को करना है, तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा अहम क्या है। अच्छा। आपका फोकस किस पे होना है। आप 40 चीजों पे फोकस करके ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फोकस बहुत जरूरी। ठीक है, यही सवाल जरा रखते हैं अपने ब्यूरो चीफ्स के पास। लाहौर में अनवार हाशमी और इस्लामाबाद में तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी, अभी भी हमें ठीक है अज़म बहुत अच्छा है, करना बहुत कुछ अच्छा आना चाहते भी हैं, लेकिन अभी भी हमें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि इधर हमें अपने जो है वो 50 लाख घरों की तरफ जाना है या उससे पहले हम अपनी बरामदात को बढ़ाना है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त हुकूमत के लिए। देखिए इमरान सुल्तान साहब, पहली बात यह है कि जहां इतने बड़े इकोनॉमिस्ट और मालियाती अमूर के माहिरीन आपके सामने बैठे हैं तो मैं उस लेवल पे तो तज्जिया पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2 चीज़ें आपकी जो इस वक्त मार्केट पे असरअंदाज हुई हैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा। मसलन पहला तो ये चीज़ है कि पिछली गवर्नमेंट का ये इल्ज़ाम था कि पहले तालीम और ये पैसे चाहिए, मेट्रो और मोटरवे के लिए नहीं चाहिए।
इस वक्त जब हुकूमत खुद बता रही है कि हमारे पास तो रोटी के पैसे भी नहीं हैं, तो वो 50 लाख घरों और 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा लेके आएगी, तो जब मैं बच्चों को रोटी नहीं दूंगा तो मैं कैसे उन्हें दावा करूंगा कि मैं आपको डिफेंस में बड़ा खूबसूरत घर बना के देने जा रहा हूं। एक तो ये गैर हकीकी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो 4 महीने में तकरीबन 14% और अब 2 महीने में 9.50% जो रुपया डी वैल्यू हुआ, उसके बाद मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा। मैं आपको ओरिजिनल हकायक बताता हूँ कि अभी 1 महीने के अंदर जो लोग परेशान हैं और अपना रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं, तो वो जो मार्केट पे असर पड़ा हुआ है वो 1 माह में वो तकरीबन 15 से 30% जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। रोटी जो है वो 5 रुपए से 7 रुपए में हो गई है और नान जो है वो 10 रुपए से 15 रुपए में हो गया है। और पूरी एग्जैक्ट आज की फिगर मैं बता रहा हूँ कि फ्रूट की कीमतों में 20% और सब्जी की कीमत में भी 12% इजाफा हो गया है। मकान का किराया आप आज इस महीने में आप लेंगे तो उसमें तकरीबन 20 से 40% इजाफा हो गया है। ये एक मैं आपको अभी मुख्तसर बता रहा हूं। नहीं, इसी को जरा बढ़ाते हैं क्योंकि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो नान था वो 10 रुपए से 15 रुपए का हो गया। तारिक चौधरी साहब, क्या वाकई सही तरजीहात इस वक्त आपको नजर आ रही है? जो अवाम जो है वो कब तक एक जो वोट मिला है वो किसी तब्दीली जाहिर है कि किसी बेहतरी के लिए थी क्या कहेंगे तारिक चौधरी? देखिए, इशू ये है कि हुकूमत, आज पहली दफ़ा मैंने सुना है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के अल्फाज से जो बात हम जैसे मैशत से जो बिल्कुल बेखबर लोग हैं, नाशना लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर आप अपनी मैशत के बारे में, अपनी इक़्तिसादियात के बारे में इस तरह का शोर मचाएंगे जिस तरह से हुकूमत ने किया था, तो बैरूनी दुनिया में बड़ा गलत मैसेज जाता है। अगर आप ख़ुद अपने आप को यह मशहूर कर दें, शोर मचा दें कि मैं बिल्कुल कलाश हो गया हूँ, मैं बिल्कुल मुफलस हो गया हूँ, तो कोई आपकी मदद तो कर सकता है, कोई आपके साथ कारोबार नहीं करेगा, कोई आपकी मैशत को सहारा देने के लिए सामने नहीं आएगा। और आज की दुनिया में मैशत जो है वो इन्वेस्टमेंट के अलावा कहीं दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जब तक आपके यहाँ अंदरूनी और बैरूनी इन्वेस्टमेंट ना हो आपकी मैशत बेहतर हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैशत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई जो सिर्फ अज़्म ज़ाहिर करने से बेहतर हो जाए, इसके लिए एक बड़ी लंबी मनसूबा करनी पड़ती है। किसी मालियाती इदारे के पास जाके उससे एक शॉर्ट टर्म कोई बेल आउट पैकेज ले लेना, वो उस एक सारे एक बहुत बड़े गंभीर मसले का एक छोटा सा हल है जो कि एक फौरी रिलीफ का बायस बनता है। उसके लिए आपको बड़े दूरदराज इक़दाम करने पड़ेंगे। डॉक्टर आदिल नजम ने एक बड़े सादा अल्फाज में एक फार्मूला दिया है जिस पर अगर हुकूमती कोई माहिर जो है वो सुन रहा हो तो उसको अगर अमल दरामद करे तो उससे बेहतरी हो सकती है। मैं उसको एलैबोरेट कर देता हूँ। दुनिया की जो कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन टीम जो है एक वक्त में 4 मैच नहीं खेल सकती, वो बैकवर्ड क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी नहीं खेल सकती। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फोकस करे, पहले वो तय करे कि उसने करना क्या है, उसका फोकस जो है वो क्या है। फोकस ये होना चाहिए कि आप जो है बजाय इसके कि मुखालफिन पर और पिछली हुकूमतों पर डालकर और अपने आप को आवाम के सामने जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, इससे अब मामला आगे नहीं चलेगा। देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आज 2-3 दिन पहले असद उमर साहब ने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि उस वक्त जब 2013 में इसहाक डार गए थे $6.4 बिलियन का कर्ज लेने IMF के पास, तो उस वक्त उनकी मजबूरी थी, उनको पिछली हुकूमत की जानिब से ये सारे मामला मिले थे। अगरचे उसमें से $4.6 बिलियन वापस करने के लिए था और जो हकीकी कर रहा था वो बहुत कम था। इसी तरह जो आज की हुकूमत है इसने भी पहली दफ़ा इस ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम किया है कि हमारे जैसे मुल्कों में बाज़ का IMF के पास जाना एक मजबूरी बन जाता है। अब देखना यह है कि हमें करना क्या है। हम IMF के पास चले गए हैं, IMF से दरख्वास्त कर दी गई है, लेकिन अभी उस रियलिटी तक पहुंचने में हमें खासा वक्त लगेगा। अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते एक डेलीगेशन आएगा, वो जायजा लेगा, जायजा लेकर वो इस चीज को देखेगा कि हमारे डॉक्टर फर्रुख सलीम की तरफ लेके चलते हैं सवाल को। IMF का जो वफ्द आएगा, जाहिर है कि अगेन जो मैं बात कर रहा हूं कि मॉनेटरी टाइटनिंग के हवाले से वो बात करेगा, फिस्कल टाइटनिंग के हवाले से बात करेगा, मुआशी क़िबला दुरुस्त करने के हवाले से बात करेगा, सब्सिडीज को खत्म करने के हवाले से बात करेगा। नतीजतन महंगाई आएगी, महंगाई आपके सामने है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितना इंतजार करे। और आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो बात कर रहे थे सर, मुझे बताइए कि डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन का हमारी एक्सपोर्ट्स को यकीनन फायदा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमारा सारा जो बेनिफिट है वहां पे खत्म हो जाता है। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब।
देखिए, दो किस्म की बातें हो रही हैं। पहली बात ये हो रही है कि जो पिछले 10 साल में कर्जा जात लिए गए, जो पिछले 10 साल में किकबैक्स का मामला है, जो कमीशंस का मामला है, उसका टीका किसको लगेगा और कितना लगेगा। देखिए, 1200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा जात हैं, वो एक हकीकत है कि वो कर्जा जात एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 500 अरब रुपए का जो तोहफा है करप्शन का, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। 800 अरब रुपए जो है वो तकरीबन PMLN का हिस्सा है। तो बिजली की कीमत मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आपने 1200-1300 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा जात छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी कीमत जाहिरी बात है कि सार्फिन को उठानी पड़ेगी और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी उसको दूर करने के लिए। अब आपका दूसरा इशू ये आ रहा है कि फ्यूचर में PTI गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को हल करने का क्या तरीका सोचा है, क्या उनके पास मॉडल क्या है। तो यहाँ पे मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि घर भी बनाने हैं और आपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, तो ये दोनों काम शायद ये कहा गया कि इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। एक हुकूमत बैठ के, ये दोनों अलग चीजें हैं। अब देखिए कि जो हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट सामने लाया गया है उसमें हुकूमती मालियाती इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें हुकूमत ने एक वन विंडो ऑपरेशन खोलना है और उसमें जो स्टेट लैंड है वो देना है। उसमें कोई पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पैसे डालने नहीं चली। फोकस हो रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और एक्सपोर्ट्स के ऊपर से इस किस्म का फोकस हो रहा है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में, कि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा रही है, गैस की कीमत बहुत ज्यादा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनको जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनके ऊपर बिजली की कीमतों का और गैस की कीमतों का बोझ जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि फरमाया कि हुकूमत जो है वो सिर्फ घरों की तामीर में हिस्सा नहीं लेगी, वो उसको एक कंड्यूसिव माहौल फराहम करेगी और मॉनिटरिंग करेगी। माली तौर पे हुकूमत उसमें शामिल नहीं होगी कर्जों के हवाले से ना। इस वक्त आप पॉलिसी रेट 8.5% के ऊपर लेकर आ चुके हैं। जनवरी में 2.25% पे था, आज वो 8.5% है। IMF की तरफ से जो सामने आ रही हैं चीजें या जो पता चल रहा है जराए से कि वो चल रहे हैं इसको 14-15% के ऊपर। अब आप फरमाइए कि 14-15% ये, फिर काइबोर पे आप चले जाएं 18-19% पे कोई मार्केट से कर्जा लेकर घर बनाएगा। क्या वो घर वाकई सस्ते होंगे? किसके लिए होंगे फिर वो घर इतने सस्ते, और कैसे होंगे? ये जी आपका मफरूजा कि अगले साल में बहुत बुरा हाल होने वाला है, 14% पे इन्फ्लेशन जाने वाली है और काइबर बहुत बढ़ने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मफरूजे के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। इस वक्त हालात ये हैं कि आपने जैसे कहा कि हमारा जो स्टेट बैंक का रेट है उसके ऊपर अगर आज के हिसाब से 1.5 या 2% जमा कर दिया जाए तो पूरा का पूरा मॉडल जो हाउसिंग मॉडल है वो सामने फिजिबल नजर आ रहा है। यहाँ पे जो 15 लाख रुपए का एक यूनिट कहा जा रहा है उसमें 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और 13.5 लाख रुपए का एक फाइनेंसिंग का कंपोनेंट उसमें शामिल है। और उस फाइनेंसिंग कंपोनेंट में तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट महाना है वो उसी के करीब रखी गई है जो एक घराना किराया देने के लिए तैयार हो जाता है। 15 लाख के घर के ऊपर 13.5 लाख रुपए का कर्जा तकरीबन 12 से 14 हजार रुपए की महाना किस्त बनती है, जो आप इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं उसके हवाले से। ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, ये प्रोजेक्ट सामने आने वाला है। और जो जिस ग्रोथ ड्राइवर की मैं बात कर रहा था जो मुझे पिछले 25-30 सालों से नजर नहीं आता, ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है ये पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर इकोनॉमी का बन जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो। जाहिर है कि वो एलाइड इंडस्ट्री जो है वो साथ चलती हैं और एक मोमेंटम बहुत जबरदस्त किस्म का बन जाएगा। डॉक्टर आदिल नजम साहब, जानना चाहूंगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में 2.25% से हम 8.5% शरह सूद पे हैं, पॉलिसी रेट पे हैं, और IMF में जाने के बाद मजीद इसमें इजाफा होगा मॉनेटरी टाइटिंग, फिस्कल टाइटिंग के हवाले से। ना क्या वाकई मुमकिन होगा? दूसरी चीज़, हुकूमत जब ये कह रही है कि बाहर से पैसा आएगा, बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, आप समझते हैं कि हकीकतन इस वक्त, क्योंकि PTI ने शुरू में भी क्लेम किया था कि आने के बाद डॉलर्स जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, तो आज हम IMF के अरेंजमेंट में। तो क्या वाकई इतना आसान होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना इन हालात में? 2-3 चीजें जी, बहुत प्रोफेसर आपके सवाल पे। पहले तो जैसे आपने कहा, अल्लाह ऐसा करे कि आई होप जो डॉक्टर फरूख साहब कह रहे हैं ऐसा ही हो।
आई एम विलिंग टू वेट टू सी कैसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये मुश्किल चीजें हैं। फोकस मेरे ख्याल में यकीनन लाजमी है। दूसरी जो बात है वो है कॉन्फिडेंस की इंटरनेशनल इन्वेस्टर की, और उसमें मैं आपको याद दिलाऊंगा जो डॉक्टर फरूख ने शुरू में बात की, जो बिल्कुल दुरुस्त है, और आपके एक दूसरे मेहमान ने भी की, कि पैनिक करने से हम पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं करेगा। अगर हम शोर इतना डालेंगे तो यकीनन हालात खराब हैं, लेकिन कोई एनए भी खराब नहीं, ये वैसे ही खराब है जैसे हमेशा खराब होती है। तो कहने का मकसद ये है कि पहली चीज आपको इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम से कम कहे कि हाँ यार अगर इनके हालात खराब भी हैं तो दे आर ऑन द राइट पाथ। तो एक तो ये है, और आखिरी चीज बहुत एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें ये जो गर्दिशी कर्जा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें कितना पीपीपी का था, कितना पीएमएल का था, आप जरूर फैसला कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि अब सारा का सारा पीटीआई का, क्योंकि ये सारा का सारा पाकिस्तान का है, और जो भी पाकिस्तान में हुकूमत करता है सारा का सारा उसी का होता है, उसी का फर्ज होता है कि इसका कोई हल करे। ज़ाहिर ये डेट ओन करना पड़ेगा, हुकूमत को ये डेट ओन करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान ओन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मसाइल ओन करने पड़ेंगे, और बेखैर में करेंगे जी, यकीनन करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अब जो है कि किसने क्या किया उंगलियां दिखाना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको पीछे छोड़ दें। अब आगे की बात है, वेरी लास्ट पॉइंट, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना भी है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी शुड बी एनर्जी। एनर्जी आपके एक्सपोर्टर को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देगी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, उसको अगर आप एक चीज को ठीक कर देंगे तो उसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो हर जगह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, मुझे पता है कि आपने एक मीटिंग में जाना है, आपका एक लेक्चर है, बहुत बहुत शुक्रिया करने का। नाज़रीन, हालात ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके के हमारे आपके सामने, और मज़ीद इसको आगे लेके डिस्कस करेंगे कि बेहतर किस तरीके से हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस किस तरीके से आता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर फर्रुख सलीम, अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त सिमत में है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा तारिक चौधरी और अनवार हाशमी साहब से जानना चाहूँगा। अनवार साहब, इस वक्त जो आदिल नजम साहब ने एक बात की और डॉक्टर फर्रुख सलीम भी कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं नहीं जितना कहा जा रहा है, और इसी तवातुर से अगर ये बातें हुई तो इंटरनेशनली एक गलत मैसेज जाएगा, तो आप समझते हैं कि वाक़तन इसी तरह की सूरत हाल है? देखिए इमरान सुल्तान साहब, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, एग्जैक्ट यही बात आपके पिछले प्रोग्राम में हम कर चुके हैं कि जब हुकूमत ने आते ही एक अजीब आदाद शुमार देने शुरू किए कि 28,000 अरब रुपए जो है वो कर्जा चढ़ गया है, और इस वक्त सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। अभी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपसे कह रहे थे कि मफरूज़ों पे मबनी इतनी बात ना करें कि सूरत हाल खौफनाक है, ये मफरूज़ी अगर हैं तो ये हुकूमत ने ये बात की है, और हुकूमत ने जब ये नक्शा खींचा है तो उसका नुकसान ये हुआ है कि मैं आपको रिकॉर्ड के मुताबिक बताऊँ कि इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत ने चार्ज संभाला है तो मईशत और रुपये की हालत और रुपए की गिरती कीमत देखकर ओवरसीज़ जो फंड ट्रांसफ़र किया करते थे पाकिस्तान में, 40% फंड जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुए कि यहाँ पे आके उनकी अमाउंट डूब जाएगी रुपए की कीमत कम होने की वजह से। तो ये एक तो असर डायरेक्ट हुकूमत की जो डिपेंड कर रही थी ओवरसीज़ पे, एक तो ये असर पड़ा है। दूसरी बात ये है कि कोई ये बताने को तैयार नहीं है आदाद शुमार कि अगर आपको IMF, जिसने 6 महीने पहले खुद सजेस्ट किया था कि पाकिस्तान को इब्तदाई सहारा देने के लिए कम से कम 27 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो दरकार है IMF से, ये उन्होंने खुद सजेस्ट किया था। तो एक तो ये गवर्नमेंट नहीं बताती कि आपने जो फॉरेन डेट्स हैं उसमें चाहे IMF शामिल है उसके कितने अरब डॉलर की किस्त देनी है। अगर फ़र्ज़ करो एक फिगर आ रहा है कि अभी हमने कम से कम 90 अरब डॉलर पे करने हैं, तो अगर आपको 20 से 27 अरब डॉलर इब्तदाई तौर पे IMF देगा तो वो तो पीनट होगा, उससे क्या वो ख्वाब आप जो दिखा रहे हैं कि हमें एक दफ़ा मीशत का संभाला मिल जाए, तो फिर वो एक तो आदाद शुमार जो है वो गलत रखते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, इस वक्त आपने जो फरमाया कि हालात उतने ख़राब नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं, तो सर ये हालात तो फिर हुकूमत ने ही दिखाए ना, जब आप लोग आए हुकूमत में और उसके बाद बताया कि खजाने की पोजीशन क्या है। देखिए, वो जो कर्जा जांच के हवाले से अदाद शुमार दिए गए वो हकायक पे बेस्ड हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे और स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो PMLN के दौरान छापी गई थी उनके ऊपर बेस्ड हैं। देखिए, जो पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खबरें आई हैं उनको भी सामने ले आया जाए। अभी शायद रेमिटेंसेस का जिक्र किया गया कि 40% सुकड़ गई है, ये दुरुस्त नहीं है।
जो अगस्त का महीना 2018 का गुजरा है उसमें पाकिस्तान की तारीख में सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेज आई हैं। जुलाई से सितंबर का क्वार्टर अगर गिना जाए तो रेमिटेंसेज जो मुल्क से बाहर से पैसे वापस आ रहे हैं उनमें 13% इंक्रीज हुई है। पिछले हफ्ते जो स्टेट बैंक के अदाद शुमार सामने आए हैं उसमें जो तजारती खसारा है उसमें भी कोई 1.6% के करीब जो है वो श्रिंकेज हुई है। अच्छी खबरें हैं सामने, उनको उठाया नहीं जा रहा ज्यादा और उठाया जाना चाहिए। सर इस वक्त क्वांटम, हमारा जो क्वांटम है ना, जाहिर है कि जो रेमिटेंसेस का क्वांटम है वो कितना है, और मंथ टू मंथ अगर हम बात कर रहे हैं, आप रेमिटेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, आप ट्रेड डेफिसिट के नैरो डाउन होने के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक पहाड़ जैसा फिगर है कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व सिर्फ 8.5 अरब 30 करोड़ डॉलर के रह गए हैं, आपकी 6 हफ्ते की इंपोर्ट्स के बराबर नहीं है। ये है वो पैनिक वाली बात। देखिए ये चाइना को कितना पे करना है, चाइना को इमरान सुल्तान साहब बड़ा आसान हो जाएगा कि चीन को कितनी किस्त पे करनी है वो भी बता दें तो काफी चीजें पूछ लेते हैं, हाशमी साहब पूछ लेते हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व थे, उसमें कमर्शियल बैंक के 5 से 6 अरब उसके इजाफी थे। ये पिछले 15 महीनों में जिस तेजी से रिजर्व गिरे हैं ये इसहाक डार साहब की जिद की बुनियाद पे गिरे हैं, जबकि उनको पता था कि इंपोर्ट्स जो हैं वो 61 अरब से ऊपर तजावुज करती चली जा रही हैं। चाहिए ये था कि धीरे धीरे रुपए की वैल्यू गिरती चली जाए। उसके इसहाक डार साहब की पॉलिसी कुछ ऐसी रही कि उन्होंने जिद बांध रखी थी कि रुपए की वैल्यू गिरने नहीं देनी। उन्होंने 8 से 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक से उठा। सर यहाँ पे यही सवाल मेरा बनता है कि आईएमएफ के तो रिलीजन में है कि आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखें। आईएमएफ तो कहता है कि आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना होगा, तो इसहाक डार साहब ने ऐसी क्या गीदड़ सिंगी उनको सुंघाई आईएमएफ को कि 4 साल तक 105 के ऊपर डॉलर जो उन्होंने संभाल के रखा रहा। आज नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे थे कि हमने 4 साल तक 105 रुपए के ऊपर डॉलर संभाल के रखा हुआ। आईएमएफ किधर था उस वक्त? देखिए यही वजह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जिद पकड़ रखी थी आईएमएफ के मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बाद की बात हो रही है। यहाँ पे जो जिद पकड़ रखी थी फरवरी 2017 के बाद से 8-9 अरब डॉलर का इसहाक डार साहब उनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और उसी वजह से जो आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास 3, 4, 5 हफ्तों का जो इंपोर्ट बैलेंस है वो बाकी बच गया है, ये उसी के नतीजे में हुआ है। अब यहाँ पे जो पॉलिसीज आपके सामने लाई जा रही हैं, एप्टमा वालों ने जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से जो 200 मिलें बंद हो गई थी पंजाब में, उसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि एटलीस्ट 100 मिलें जो हैं वो अगले कुछ हफ्तों में दोबारा से रिवाइव कर दी जाएंगी, उनको दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बड़ी अच्छी खबर है इस वक्त आपने एड ऑन की। तारिक चौधरी साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है कि मईशत इतनी बुरी नहीं है, बुरी दिखाई जा रही है, मनफी खबरें बताई जा रही हैं और इसका असर जो है वो बैरून मुल्क जो है वो गलत जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो बुरी खबरें आ रही हैं तो उनको काउंटर करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं और ये अच्छा केस फाइट करेंगे। देखिए, बात ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 में जब आई थी, उसको अगर कंपेयर करें जो आज की हुकूमत पीटीआई की आई है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक रियलिटी है कि मुस्लिम लीग जो पीटीआई की हुकूमत है उसके सामने चैलेंजेस कम हैं। 2 बड़े चैलेंजेस उनके सामने थे। आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी 2013 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं थी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। अमन अमान का मसला जिस तरह से हल हुआ है पूरे कौम के तावन से और उसके अज़्म से, वो एक अलग दास्तान है। उसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि $6.5 बिलियन के रिजर्व थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मिले थे जून 2013 में, जिसमें आपको ये भी याद होगा कि $3.5 बिलियन जो थे वो फौरी तौर पर गर्दिशी कर्जे अदा किए गए थे। तो गोया ये है कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए बाकी $3.5 बिलियन उनके पास बचे थे, जिसके साथ उन्होंने आगाज़ किया। और उसके बाद डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि 2017 में $17 बिलियन के करीब रिजर्व थे। अब वो कैसे निकल गया पाकिस्तान में से, जो ज़िद पकड़ी थी इसहाक डार ने, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा था नुकसान था, बड़ी लंबी बहस है, वक्त आपके पास कम है। अब देखना ये है कि इस वक्त चैलेंज से, जो चैलेंज है उससे कैसे सामना करना है। मेरा ये ख्याल है कि IMF के पास जाना ऐसी सूरत हाल में मुनासिब होता है, इसलिए होता है कि अगर आप
किसी मुल्क के पास जाएंगे तो उससे कर्जा लेने की बजाय IMF से एक जो डिसिप्लिन कर्जा होता है वो लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बेल आउट पैकेज जो है वो उसके साथ आपको एक मालियाती डिसिप्लिन तजवीज़ किया जाता है, जो अगर उस पर हम अमल दरामद करें, अगर नेक नीति से उसको फॉलो करें तो मेरा ख्याल कि इन द लॉन्ग रन किसी भी मुल्क की मैशत को उसका फ़ायदा होता है। लेकिन ठीक है, इस वक्त कमी जो है इस वक्त आड़े आ रही है। तारिक चौधरी साहब, हम यकीन चाहते हैं डॉक्टर फराब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जितना मैक्सिमम हम उनसे जान सकते इस वक्त मईशत के हवाले से, इकोनॉमिक डायरेक्शन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम, अनवार हाशमी साहब, तारिक चौधरी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब। इंशाअल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी।